एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये हमारा रहने वाला है मॉक टेस्ट 3। ठीक है भाई साहब, जेकेपी कांस्टेबल के बच्चों के लिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट शुरू किए थे। सेक्शनल मॉक टेस्ट हम लोगों ने 22 किए। उसके बाद हम लोगों ने फुल फ्लेज्ड 3 मॉक टेस्ट आपको जैसे प्रॉमिस करा था पहले कि आपको 3 मॉक टेस्ट करवाएंगे। 2 मॉक टेस्ट हम लोग ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं इन डिटेल। ये हमारा आखिरी लास्ट मॉक टेस्ट है भाई साहब। लास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे इस मॉक टेस्ट के थ्रू सारे के सारे आपके पोर्शंस की, चाहे वो जीके और करंट अफेयर्स का हो, चाहे उसके बाद जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो। ये एक ही वन शॉट वीडियो है, पार्ट्स में नहीं होगी ये। इसी वीडियो में सारी चीजें आपको डिटेल डिस्कशन करवाई जाएंगी। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये आपका रहने वाला है मॉक टेस्ट 3। ठीक है भाई साहब, आज ये आपका लास्ट मॉक टेस्ट है और आज आपकी डेट हो गई है 26 नवंबर। 1 दिसंबर को आपका है एग्जाम। ठीक, कल का दिन और आज का दिन आप लोग ये सारे मॉक टेस्ट दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। 1-2 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, लास्ट में ये सब बातें हम लोग कर लेंगे। एग्जाम से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी फिलहाल हम लोग अपना मॉक टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाह नॉलेज बैंक नाम से हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको भी ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी हमारा ये एक्स हैंडल और इंस्टा हैंडल पे आपको डेली करंट अफेयर्स और स्निपेट्स वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगी सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3, जिसका पहला पोर्शन आपका रहने वाला है जीके एंड करंट अफेयर्स का। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, पढ़िए और बताइए कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ आपसे पूछा गया है, फर्स्ट सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला सेशन हुआ वो आपका कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है सर। 25 दिसंबर 1949 को हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को हुआ, या फिर आपके पास 9 दिसंबर 1946 को हुआ, या फिर आपके पास 11 नवंबर 1946। ये 4 ऑप्शन है आपकी, और ये तो बहुत ही इजी बेसिक वाला सवाल है। ये अगर आपको नहीं पता तो सर भाई साहब आपका बड़ा ही मुश्किल है, तो मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी आपको। यस बताओ सर। तो आपकी जो पहला सेशन हुआ, जिसको आप लोग फर्स्ट मीटिंग भी कहते हैं आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसमें पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको याद क्या रखना है, यहां पे मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था इसको। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है सर। मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। हुई कब ये आपकी, 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है, याद रखना है आपने। कब हुई सर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को हमारी होती है भाई साहब फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया, बाइकआउट कर दिया था। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, फ्रेंच प्रैक्टिस को कॉपी करते हुए हमने एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। याद रखना, ये जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट था ये हम लोगों ने कहाँ से कॉपी किया, किस देश से कॉपी किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच से कॉपी किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली मीटिंग में जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया, किसको बनाया, सचिंद्र सिन्हा जी को। ठीक है, सचिंद्र सिन्हा जी को हम लोगों ने टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। उसी के बाद अगले ही 2 दिन ही बाद आपके क्या भाई साहब, 11 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को आपकी अगली मीटिंग होती है, और उस दिन यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट असेंबली का। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है असेंबली का। क्लियर है भाई। 11 के बाद आपका 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर को क्या होता है, हमारा जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो नेहरू जी के द्वारा यहां असेंबली के सामने पेश किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन इसको अडॉप्ट कर लेती है, किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। क्लियर है, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में कितना वक्त लगा, ये आपसे सिंपल सा बेसिक सवाल पूछा हुआ है सर। क्या इनको 2 साल 3 महीने 26 दिन लगे, क्या इनको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, क्या इनको 2 साल 6 महीने और 23 दिन लगे, या फिर 2 साल 5 महीने और 11 दिन लगे।
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में कितना टाइम लगा, ये आपसे सर पूछा गया है। यस, आज डेट है आपकी 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भी आपको याद रखना है सर, ठीक है। 26 नवंबर को हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा सर? यस, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क्लियर है सर? 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो सभी को पता होता सर। चलिए आ जाए क्वेश्चन थर्ड पे सर। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? व्हेन वाज सार्क, ठीक है। यस, सार्क एक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्म्ड कब हुई, किस साल आपकी ये फॉर्मेशन की गई सार्क की? क्या 1985 में हुई, 2006 में हुई, या 79 में की गई, या 2015 में की गई? यस, सार्क के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सार्क की फॉर्मेशन आपकी होती है सर 1985 1985 में आपकी फॉर्मेशन की जाती है सार्क की, जिसको आपका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है सर? ढाका, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन पुलिट्जर प्राइज? इंडियन पहले कौन थे जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता? यस, गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कालिता, झुंपा लहरी, या फिर गीता आनंद? तो इट्स गोविंद बिहारी लाल। ओके, गोविंद बिहारी लाल जी पहले थे जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता, ठीक है सर, याद रहेगा। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास है भाई साहब, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन? यस, अटल पेंशन को ज्वाइन करने की आपकी सबसे लास्ट मैक्सिमम एज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अटल पेंशन योजना, क्या वो 45 ईयर है, क्या वो आपका 35 ईयर्स है, क्या वो 50 ईयर्स है, या फिर आपके पास 40 ईयर्स है? यस, अटल पेंशन योजना का आपके पास बता रखा है सर। बोले पहली चीज ये तो है मैक्सिमम एज, ठीक है। आपको मिनिमम एज भी पता होना चाहिए सर, कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपके पास अटल पेंशन योजना में ज्वाइन करने के लिए, वो है आपके पास 18 ईयर्स। क्लियर है? अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने के लिए आपको कितने साल की उम्र, आयु वर्ष होनी चाहिए आपकी? तो वो होनी चाहिए सर आपकी 18 ईयर्स ऑफ एज। और मैक्सिमम एज क्या होती है आपकी एपीवाई योजना के लिए? तो यस, इट्स 40 ईयर्स। क्लियर है सर? 40 ईयर्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। क्वेश्चन 6, By the Act of 1858, India was to be governed under whom? ठीक है भाई साहब, जो आपका 1858 का एक्ट आया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि इंडिया को अब कौन गवर्न करेगा, किसके अंडर अब इंडिया रहेगी? क्या कंपनी के अंडर रहेगी, क्या इन द नेम ऑफ क्राउन रहेगी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर रहेगी, या फिर इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? देखो 1858 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे या नहीं थे? तो बिल्कुल थे सर, अब ये नया कुछ तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे अब इंडियंस किन के अंडर रहेंगे, किन के क्या गवर्न करेंगे? तो बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हमने किसी और चीज़ के लिए अपॉइंट कर रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेम ऑफ क्राउन, तो यस इट्स करेक्ट। कंपनी को तो यहाँ से डिबार कर दिया था ना 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसकी वजह से, यहाँ से तो 1858 में तभी तो लाया कि अब कंपनी यहाँ पे काम नहीं करेगी, कंपनी को भगा दो वापस, अब यहाँ पे क्राउन रूल चलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ, ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ, ये आपसे पूछा है। क्या नेहरू एंड अंबेडकर के बीच में हुआ, गांधी एंड अंबेडकर के बीच में हुआ, मालविया एंड अंबेडकर के बीच में हुआ, या गांधी एंड नेहरू जी के बीच में ये समझौता आपको देखने को मिला? तो जो पूना पैक्ट होता है आपका 1932 में, ये आपका होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अब ये पैक्ट हुआ क्यों, क्या वजह थी इसकी सर? तो ये पैक्ट इसलिए होता है, जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है,
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी 32 में। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एमसी मैकडोनल्ड जो थे उन्होंने यहाँ पे कम्युनल रिवॉर्ड दे दिया था, ठीक है भाई साहब, एक कम्युनल रिवॉर्ड दे दिया, तो जिसकी वजह से गांधी जी को आ गया गुस्सा। गांधी जी यहाँ पे जेल में थे, जेल में ही गांधी जी क्या आपकी सत्याग्रह पे ओ फास्ट अंटिल डेथ, ये आपने जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट था उस पर बैठ के भाई साहब अब मैं नहीं रहने वाला, ऐसे कैसे अलग कर दिए यहाँ पे। तो 1932 में ही हरिजन नाम का एक इनका मैगजीन जर्नल था, तो वो भी गांधी जी ने शुरू किया कि भाई साहब ये जो छुआछूत है, दलित लोग हैं, ये हम लोग सब बराबरी के हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ये फ्रूटफुल जो सेशन, ये जो पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, किसने करवाया था याद रखना है, ये आपने मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। इसका जो मेन बंदा था जिन्होंने अंबेडकर और गांधी के बीच में ये पैक्ट करवाया था वो थे मदन मोहन मालवीय। क्लियर, एक ही बंदा है, याद रखना, ये 3 बंदे नहीं है। चलो आ जाओ सर अगला सवाल, क्वेश्चन 8, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। इंडिया में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया, ये आपसे पूछा गया है। क्या बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, राजा राम मोहन रॉय ने किया, J.A. हिकी ने किया, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। तो यस, इट्स जेम्स हिकी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, यहाँ पे आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल नहीं। फिशिंग, क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल नहीं। हाउस कीपिंग, क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, थोड़ी देर बाद इस पे डिस्कशन पे आते हैं। माइनिंग, बिल्कुल भी नहीं सर, माइनिंग कहाँ से नॉन इकोनॉमिक। पहला डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती कौन सी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके पास वो देखने को मिलती हैं जिसमें आपका पैसे का लेन देन होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके पास वो होती हैं जिसमें आपके पैसे का लेन देन नहीं होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं आपको देखने को मिलती हैं। हाउस कीपिंग, ठीक है, आपके घर में आपको मम्मा खाना बना के देती है, क्या खाना बना के वो पहले बोलती है भाई पैसा लाओ तो खाना दूंगी। क्या आप जब सुबह उठते हैं आपको कपड़े बिल्कुल धुले हुए प्रेस किए हुए मिलते हैं, क्या मम्मी बोलती है भाई कपड़े तब मिलेंगे, पहले 500 रुपया दो, मैंने कपड़े धोए, मैंने इस्त्री करके दिया, नहीं ना। तो दैट्स वाई आपका यहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हाउस कीपिंग में नहीं होती हैं, दैट्स वाई ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आपकी हाउस कीपिंग। काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने फिशिंग कर रखा था, भाई फिशिंग कब से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आप तो फिश इकट्ठा करते हो नॉर्मल नाले से, तो भी जाके मार्केट में बेचते हो, पैसा ही तो लेते हो ना, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 10th पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड। यस यस, इंडियन फॉरेन ट्रेड आपका जो पोर्शन है उसका ये क्वेश्चन आपका है भाई। ट्रेड बिटवीन रीजन्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस। तो देखो रीजन्स के बीच में ट्रेड हो रहा है तो ये तो आपकी क्या नेशनल ट्रेड हो गया भाई साहब, कंट्री के अंदर ही तो ट्रेड हो रहा है ना। ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस, ये भी तो कंट्री के अंदर ही डील कर रहे हो ना। इंटरनेशनल ट्रेड भाई साहब बिटवीन कंट्रीज होगा, ठीक है, जब 2 कंट्रीज मिलके एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन है। डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर UR राव, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यस, तो यस इट्स मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है सर। चले नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, टडोबा नेशनल पार्क होम टू टाइगर्स, पैंथर्स एंड बियर्स इज फाउंड इन। कौन सी स्टेट में आपको ये पार्क देखने को मिलता है। सिंपल अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने यहाँ पे हिंट छोड़ रखा था भाई कि बच्चे पकड़ लेंगे, बट आप लोगों ने नहीं पकड़ सका इसको, फिर भी आप लोगों ने यहाँ पे गलत आंसर दे रखे हैं। मैक्सिमम ने यहाँ कर्नाटका आसाम, कर्नाटका आसाम, क्यों टडोबा लगा इनको, पहले तो लगा आसाम वाला कुछ उस नॉर्थ ईस्टर्न वाले नाम है तो आसाम कर देते हैं सर। भाई टडोबा नेशनल पार्क जो है वो आपका महाराष्ट्र चंद्रापुर में है, ठीक है, याद रखना है आपने, ये चंद्रापुर महाराष्ट्र में। यहां देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था चंद्रापुर देन महाराष्ट्र लिखा, बाकी जगह मैंने डायरेक्टली स्टेट मेंशन की हुई थी। तो यहाँ पे आपको ट्रिक मैंने एक छोटा सा शॉर्ट हिंट दी थी, मैं क्या पता बच्चे पकड़ लें। मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया था आपको, वहां भी बच्चों ने गलती की थी, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 13। नियर द मानसरोवर लेक, ठीक है भाई साहब, इन द ग्रेट हिमालयाज 3 प्रोमिनेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फाइंड देयर ओरिजिन्स।
मानसरोवर लेक के पास ग्रेट हिमालयाज में 3 प्रोमिनेंट रिवर्स जो हैं वहां से निकलती हैं, ओरिजिन होता है उनका, तो वो कौन सी 3 रिवर्स हैं ये आपसे पूछा था। वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन भाई साहब, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हमने बड़े प्यारे तरीके से समझा था सर। ठीक है, तो कौन से हैं वो जो आपके मानसरोवर लेक से निकलती हैं? यस बताएं। पहली चीज, मानसरोवर लेक से आपकी कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र, जो आपका तिब्बत से होते हुए फिर आपके दिबांग एरिया से अपने इंडिया में घुसती है। दूसरी आपके पास कौन सी आती है सर? इंडस। क्लियर, सबको पता है भाई, इंडस आपका मानसरोवर लेक से निकलती है। तीसरी आपके पास कौन सी है? सतलुज। तो हो गया ना सर, इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, सी ऑप्शन हो गया आपका 13th के लिए क्वेश्चन करेक्ट। नियामी इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज? यहां पे आपको दे रखी हैं अफ्रीकन कंट्रीज 4, यहां पे इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका कैपिटल आपके पास नियामी है? पहले 2 मॉक टेस्ट में मैंने आपके करेंसी पे क्वेश्चन पूछा था, यहां मैंने आपको कैपिटल का डाल दिया। अब 2 कैपिटल करेंसी 2 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, एक आप लोग गारंटी ले लो, या तो कैपिटल का क्वेश्चन आएगा या करेंसी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है भाई साहब, नियामी कौन सी कंट्री की कैपिटल आपको देखने को मिलती है? क्या वो नाइजर की है, बुर्किना फासो की है, चैड की है, या अल्जीरिया की है? तो यस, इट्स नाइजर। ठीक है भाई साहब, नाइजर की आपको कैपिटल देखने को मिलती है नियामी। ओके, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में आपकी कौन सी सबसे लार्जेस्ट लेक आपको देखने को मिलती है? तो आई थिंक इसका तो मुझे ऑप्शन बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को तो ये पता ही होगा। तो इट्स लेक वॉस्टॉक। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एक समंदर मेरे अंदर? यस, ये इनमें से जितने भी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका मैंने आपको डिटेल से ना करवाई हूं सर। एग्जाम में भी आपके साथ यही होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई ऐसी टर्म नहीं होगी जो मैंने करवाई ना हो। बस आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा तो गलती वहां पे करके आ जाओगे सर। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। में बार बार कहता हूं बच्चों को, भाई सब रिवाइज करके जाया करो। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला आपका। जितना मर्जी आप लोग पढ़ लो, ठीक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लो, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इकोनॉमिक्स में आप लोग रमेश सिंह की बुक पढ़ लो, जितनी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बुक पढ़ लो, अगर उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहने वाला। क्लियर है, रिवीजन इज द की। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2-3 दिन है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, नया कुछ भी मत उठाना। ठीक है, आ जाओ बैक टू क्वेश्चन 16th। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल एक समंदर मेरे अंदर? इस बुक के जो आपके ऑथर कौन है ये बताना है। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, झुंपा लहरी, या संजीव जोशी? यस, ये क्वेश्चन भी हमने किया है, तो इट्स संजीव जोशी। ठीक है, क्वेश्चन 16th ऑप्शन डी है आपका संजीव जोशी। 17th क्वेश्चन, विच लेक इन त्रिपुरा इज फेमस फॉर द नीर महल पैलेस एंड इज अ रामसर साइट? कौन सी लेक है आपकी त्रिपुरा में? ये भी बता दिया आपको, जो आपकी फेमस है नीर महल के लिए, साथ ही साथ वो एक रामसर साइट भी है सर। यस, क्या वो आपके पास रुद्र सागर लेक है, लोकटक लेक है, पेरियार लेक है, या सांबर लेक है? यस, देखो सांबर लेक कहां है आपके पास सर? राजस्थान। पेरियार लेक कहां है सर आपका? तमिलनाडु। ये 2 तो आपके ऑप्शन गए ना। लोकटक लेक आपका कहां पे है सर? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और रुद्र सागर लेक जो है ये आपका त्रिपुरा में पड़ता है, जो नीर महल पैलेस के लिए फेमस भी है और रामसर साइट भी है। लोकटक लेक वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट लेक आपके पास देखने को मिलती है सर। इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। क्लियर है, तो रुद्र सागर लेक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 पे आ जाए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको घोषित किया गया, नियुक्त किया गया है? ये आपने पता। पल्लवी सिंह, अभिनव पांडे, श्रेया मिश्रा, या सतीश कुमार? तो सर ये सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है चेयरमैन और सीईओ आपके रेलवे बोर्ड का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन 19 पर सर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे? इंपॉर्टेंट वन सर। ओलंपिक्स डे जो होता है आपका, उसका इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024 की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड बाय इमोशन? क्वेश्चन 19, यस, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थीम पूछी गई थी आपसे ओलंपिक्स डे 2024 की। क्लियर? द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन?
यूएन का जो डे होता है, यूनाइटेड नेशंस डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा है। 24 सितंबर को, 28 सितंबर को, 24 अक्टूबर को, या 28 अक्टूबर को। यस, तो आप लोग यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं सर 24 अक्टूबर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन 21। इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी पावर्ड जो बस थी, पहली, ठीक है, इंडिया की पहली जो एलएनजी बस थी जो मार्च में इनॉग्रेट की गई, कौन सी इंडिया स्टेट में आपको ये देखने को मिला? इंडिया की जो पहली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर चलने वाली बस जो थी, वो जो मार्च 2024 में इनोग्रेट की गई, इंडिया में कौन सी स्टेट में ये इनोग्रेशन आपको देखने को मिला? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, या फिर महाराष्ट्र? तो ये भाई साहब महाराष्ट्र जो आपकी ट्रांसपोर्ट स्टेट की ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने लॉन्च किया आपकी पहली एलएनजी पावर बस। ठीक है, क्वेश्चन 21 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Who became the first ever Indian player to won men's singles trophy at World Trade Tennis Federer Beirut जो 2024 में हुआ बेरोट लेबनान के अंदर। WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस जो फीडर बेरोट हुआ 2024 का, तो इसमें मेंस सिंगल्स में कौन जीता? सथियन गणेशकरन, मनुष शाह, मानव विकास ठक्कर, हरमीत देसाई। तो ये आपके सथियन गणेशकरन। ओके भाई साहब, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है। ये देखो, ये मॉक टेस्ट लेने से पहले ही मैंने ये ट्रिक आपको कहाँ डाल दी थी सर? आपके व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। व्हाट्सएप चैनल पे जो बच्चे हैं, तो वहाँ मैंने एक ट्रिक करवाई थी, MBBS PTV LIC, दोज हु पास MBBS वॉच PTV एंड बाय LIC पॉलिसी। ठीक है सर, क्वेश्चन 23। तो ये जो आपकी कौन सी कंट्री है, ये आपसे पूछा है जो आपका आसियान कंट्री का नेशन, आसियान कंट्री का मेंबर नहीं है। क्या वो लाओस है? यस, लाओस तो है आपका मेंबर। क्या वो कंबोडिया है? तो कंबोडिया भी आपका है मेंबर सर। क्या वो फिलीपींस है? तो फिलीपींस भी आपका है मेंबर। क्या वो मॉरिशियस है? तो बिल्कुल सर, मॉरिशियस ही वो कंट्री है जो आपका मेंबर नहीं है। यहां पे नॉट द मेंबर ऑफ आसियान पूछा गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा। अगेन रिपीट करवा देता हूं, आसियान के अभी फिलहाल में 10 ही मेंबर हैं, 11 नहीं हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आया तो 10 ही करने हैं, 11 नहीं करना। 11वां जो है ऑफिशियल अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, याद रखना है आपने। तो मलेशिया 1, ब्रूनेई 2, बर्मा 3, सिंगापुर 4, फिलीपींस 5, थाईलैंड 6, वियतनाम 7, लाओस 8, इंडोनेशिया 9, कंबोडिया 10। ठीक है सर, तो ये आपकी 10 थी जो आपके मेंबर्स हैं आसियान के। क्लियर है, मॉरिशियस इसका मेंबर नहीं है। क्लियर। हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल? यस, बताएं सर। क्वेश्चन 24, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्विकली। तो यस, इट सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है भाई साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्न द नेम फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख आप इनमें से किसको कहते हैं? मिल्खा सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल? यस, किसको कहा जाता है मिल्खा सिंह? बोले सर। यस, जल्दी बोलो। तो यस, इट्स मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाएं। ये आपके हो गए 25 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के आपके पोर्शन के। ठीक है सर, जीके एंड करंट अफेयर्स जो आपका पोर्शन है उसके आपके 25 नंबर हैं। 25 नंबर का ये आपका पोर्शन है। तो 25 में से आपके कितने सही हुए, क्या स्कोर रहा, ये कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। अब चलते हैं सर हम आगे, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज व्यथ इन कश्मीर? कश्मीर में कौन सी रिवर को व्यथ कहा जाता है?
रिवर इंडस को, रिवर श्योक को, रिवर चेनाब को, या फिर रिवर झेलम को? किस रिवर को व्यथ नाम से आप लोग जानते हैं? यस, तो यस इट्स रिवर झेलम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज रिवर झेलम। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू? सिटी ऑफ जम्मू किसने फाउंड करी? राजा जंबोलोचन जी ने, राजा राणा सिंह जी ने, राजा हरि सिंह जी ने, राजा गुलाब सिंह जी ने? तो जम्मू वॉज फाउंडेड बाय राजा जंबोलोचन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये वाले तो आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 10 में से 10 ही आने चाहिए सबके। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 में से 10 आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स इज लोकेटेड इन द जबरवन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पे कौन सा गार्डन है जो आपको जबरवन रेंज में देखने को मिलता है? यस, बताएं सर। नेहरू गार्डन्स, प्रताप पार्क, बेसेंट गार्डन्स, चश्मशाही, कौन सी है भाई? यस, बताएं जल्दी, क्विकली क्विकली। तो भाई ये है आपका चश्मशाही गार्डन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जबरवन रेंज के बिटवीन जो गार्डन आपको देखने को मिलता है, चश्मशाही है इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 29, ड्यूरिंग विच मंथ टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इन श्रीनगर? श्रीनगर, ठीक है भाई साहब, श्रीनगर में टुलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल कौन से महीने में, कौन से माह में आपको सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिलता है? तो यस इट्स अप्रैल, ठीक है भाई साहब, अप्रैल मंथ में ये होता है। एंड मार्च में आपका ये जो है टुलिप गार्डन खुल जाता है सर। उसके बाद ये अप्रैल में आपका जो है ये टुलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट एट धनीधर विलेज? धनीधर विलेज में राजौरी फोर्ट जो है वो किसने बनाया? क्या नूरुद्दीन साहब ने, अलबुर्नी ने, या मियां हाथू ने, या राजा पृथ्वीपाल ने? यस, तो यस इट्स मियां हाथू। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज सर्व्ड एज द लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपसे डायरेक्टली पूछा गया है सर। तो क्या वो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, सैयद मीर कासम जी थे, गुलाम मोहम्मद सादिक जी थे, या फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी थे? तो ये आपके पास गुलाम मोहम्मद सादिक जी देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में हुई किसके लीडरशिप के अंडर आपको ये देखने को मिलती है? अशोका, बिंदुसारा, कुणाल, या कनिष्का? तो यस इट्स कनिष्का। ओके, कनिष्का के लीडरशिप के अंदर आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है। सुल्तान जैनुल आबिदीन हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी वाज आल्सो नोन एज? सुल्तान जैनुल आबिदीन को क्या और कहा जाता था? क्या बादशाह कहते थे, आलमगीर कहते थे, जहांपना कहते थे, या जहांगीर कहते थे? यस, तो यस इट्स बादशाह। ओके, बादशाह कहते थे इनको। क्लियर? क्वेश्चन 34, व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट की आपकी फीस पूछी गई है, कितनी होती है? क्या 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, या फिर 10 रुपीज? तो आरटीआई जब भी आप फाइल करते हैं तो आपकी जो फी लगती है वो है जस्ट मात्र 10 रुपए, ठीक है भाई साहब। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विच कंट्री कंट्रोल्स अबाउट 80% ऑफ द वाटर इन द इंडस रिवर सिस्टम एज पर इंडस वाटर ट्रीटी? तो भाई यहां में आश्चर्य हुआ मुझे कि कुछ क्या मैक्सिमम बच्चों ने नेपाल लगा रखा था यार, ठीक है। आंसर की मैंने बनाई है जो, उसमें थोड़ा सा हो गया था, बट बच्चों ने पेपर में क्या कर रखा था? नेपाल यहां आंसर ले रखा था। भाई ये वाला तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान में है। कुछ बच्चे यहाँ इंडिया भी लिखते तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है ऊपर नीचे, बट नेपाल थर्ड पार्टी कहाँ से इसमें इंटर कर दी लोगों ने? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान, ठीक है भाई साहब। 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है, 20% जो उस पानी हम यूटिलाइज करते हैं इंडिया वाले, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन होती है? 1960 में, याद रखिएगा। और डिटेल में हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये थे आपके 10 नंबर किसके भाई? जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। चलो अब चलते हैं अगले कंप्यूटर के पोर्शन के ऊपर। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? गीगाबाइट, बिट, बाइट, या टेराबाइट? देखो, जीबी,
टीबी, ये तो आपकी बड़ी आ गई यूनिट्स, तो आपके पास है बी एंड सी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका करेक्ट आंसर आपको पता ही है भाई, दैट्स बिट। ओके, बिट आपकी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एंटीवायरस कौन सा नहीं है ये पूछा है। अवास्ट आपका एंटीवायरस है, नॉर्टन आपका एंटीवायरस है, कैस्पर की आपका एंटीवायरस है, लाइनक्स आपका एंटीवायरस नहीं है सर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म पूछी गई है पी रोम की। ओके, पी रोम की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी। यस, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रैपिड फायर स्पीड में चलूंगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन वाला कुछ है सच है नहीं। F7 की आप लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आउटलुक है, इन सब में एक्स्ट्रा में यूज करते हो F7 किसके लिए? क्या आप हेल्प को खोलने के लिए F7 यूज करते हैं, या फिर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए यूज करते हैं, या फिर सर्च करते हैं कंटेंट वेरियस एप्स के अंदर, या फिर फाइल को रीनेम और फोल्डर्स को रीनेम करने के लिए आप F7 की यूज करते हैं? तो F7 की जो है वो कॉमनली यूज होती है आपकी ग्रामर चेकिंग और स्पेलिंग चेकिंग के लिए। ठीक है भाई, क्लियर। चलो क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यहाँ पे कौन सा पेयर ऐसा है जो आपको करेक्टली नहीं मैच दिख रहा है? ऑल्ट प्लस ई एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, बिल्कुल सही है ये। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट द करंट डेट, बिल्कुल सही है ये। ऑल्ट प्लस के कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, बिल्कुल गलत है। यहाँ आप के से हाइपर लिंक को ऐड करते हैं सर, ना कि आपका ये होता है, तो ये हो गया आपका गलत। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ नॉट पूछा था, तो आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सर। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। 41, A dash is a software program used to view web pages. Yes, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे आप वेब पेजेस देख सकते हैं? साइट, होस्ट, लिंक या ब्राउजर? तो ब्राउजर ही है ना भाई साहब, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ब्राउजर है जिसकी वजह से आप वेब पेजेस को देख सकते हैं। क्लियर। चलो 42, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज इंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। वैल्यूज और फॉर्मूलाज को इंटर करने के लिए एक्सेल आपको अलाउ करता है, तो वो कौन सा वाला टाइटल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? क्या टाइटल बार है, मेन्यू बार है, फॉर्मूला बार है, या स्टैंडर्ड टूल बार है? तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है भाई, नाम भी आपको यहाँ दिख रहा है, तो इट्स फॉर्मूला बार। ठीक है भाई, क्लियर। चलो, एक्सेल फाइल्स हैव एन डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। एक्सेल के डिफॉल्ट एक्सटेंशन इनमें से आपको कौन सी देखने को मिलती है? एक्सेल एस, एक्सेल डब्ल्यू, WKL 1 2 3? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ये होती है सर आपकी एक्सटेंशन। क्लियर। चलो, व्हाट डज कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट एकम्प्लिश इन MS वर्ड। MS वर्ड में जब कंट्रोल और बी शॉर्टकट आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो इस आपकी शॉर्टकट से जो आपकी सेलेक्टेड टेक्स्ट होती है वो आपकी बोल्ड हो जाती है। कंट्रोल बी से आपकी जो टेक्स्ट है, ठीक है, कौन सी टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट की हो वो आपकी बोल्ड हो जाती है। क्लियर है सर, बोल्ड हो जाती है, तो इट्स ऑप्शन सी, इट मेक्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। क्लियर। चलो 45 पे आ जाएं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज है? स्प्रेडशीट एक्सेल आ गई, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड आ गया, फोटो एडिटिंग फोटोशॉप अडोब आ गया। तो ये सभी क्या है आपके पास भाई? ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर है। चलो अब चलते हैं 46th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ केबल। केबल की मदद से कंप्यूटर के साथ क्या कनेक्ट होता है यहाँ पे आपके पास? आइकन, भाई केबल कहाँ आ गया? ये तो इनबिल्ट है कंप्यूटर के अंदर। वायरस, केबल की जरूरत ही नहीं, अंदर ही घुसा पड़ा है, ये बीमारी है कंप्यूटर की। डेटाबेस, सिस्टम के अंदर ही डेटाबेस होता है, तो ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका केबल से कनेक्ट नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसेस, बिल्कुल सर, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपकी केबल की मदद से आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं, उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। चलो, व्हेन यू सेव द फॉलोइंग डेटा वुड रिमेन इंटैक्ट। ठीक है भाई साहब, व्हेन यू सेव द फॉलोइंग, आप सेव करते हैं तो जो डेटा है वो इंटैक्ट रहता है, आप चाहे कंप्यूटर को टर्न ऑफ ही क्यों ना कर दो। क्या है, कौन सी है ऐसी? रैम के अंदर, मदरबोर्ड है, सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइस, या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? तो यस, इट्स
सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है भाई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे फ्लैश ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव्स आ गई, ये सभी आपकी सेकेंडरी और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव्स आ गई, ये सभी आपके पास यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है वो इंटैक्ट रहता है, वो डिलीट नहीं होता, चाहे सिस्टम आपका ऑफ भी हो जाए। विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके अंदर कौन सा वायरस स्प्रेड होता है, ये पूछा है। क्या वो माइक्रो वायरस है, बूट वायरस है, फाइल वायरस है, एंटीवायरस है। एंटीवायरस तो है ही, बट कौन सा वायरस ऐसा है जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भाई साहब खरीद देता है, तो वो है आपका मैक्रो वायरस। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 49, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। क्रीपर, परम, फेमस या हार्ली। तो यस, इट्स क्रीपर। ओके भाई, क्रीपर जो है वो आपका पहला कंप्यूटर वायरस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला बूट वायरस अगर मैं आपसे पूछूं जो इंडिया में आया तो वो क्या था भाई आपके पास, दैट इज ब्रेन। ओके, किसने भेजा था बूट वायरस, ये वाला जो आपके पाक ब्रदर्स थे। ठीक है भाई, पाक ब्रदर्स। चलो, फर्स्ट कंप्यूटर एंटीवायरस, वायरस आ गया क्रीपर, तो एंटीवायरस कौन सा है पहला, क्या ये क्रीपर है, परम है, फेमस है या रीपर है, तो इट्स ऑप्शन डी द रीपर। ओके भाई साहब, रीपर आपका हो जाएगा पहला एंटीवायरस आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के अंदर। ये थे आपके 15 MCQs ऑफ कंप्यूटर। तो आपके 15 में से कितने सही हुए सर, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। देखो, मैथ्स और रीजनिंग हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि ये होते हैं आपके टाइम टेकिंग। तो एग्जाम में भी आप लोगों ने मैथ्स रीजनिंग लास्ट में करना है, पहले जो आपके स्कोरिंग पोर्शन से उनको आपने खींच के रखना है। अब चलो, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई आपके जनरल इंग्लिश के। ठीक है, 76 से लेके 100 तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग इंग्लिश करेंगे, इसके बाद मैथ्स रीजनिंग हम लोग लास्ट में अच्छे से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आ जाओ, पहले आपको दिए गए हैं भाई ईडियम फ्रेजेस, सिंपल, अब हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे क्वेश्चन को, ईडियम फ्रेजेस हैं तो समझ गए। पहला है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई जो ईडियम फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है आपके पास, ये आपको बताना है। क्या लॉट ऑफ लॉफ्टर, या एन अप्रूर, या फिर बर्स्ट ऑफ एंगर, या प्लेंटी ऑफ टेयर्स। ह्यू एंड क्राई, यस, ईडियम फ्रेज हम कहाँ यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, यस बताइए। ह्यू एंड क्राई, यस। देखो, ये होता है एक परस्यूट ऑफ सस्पेक्ट। ठीक है भाई साहब, आप ये भी बोल सकते हैं, और एक पब्लिक क्लैमर जो आप प्रोटेस्ट या फिर डिमांड कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। ये एक नाउन है। ठीक है भाई, इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, बट सिंपल इसका आपका बताऊं तो एक एन अप्रोर। ओके भाई साहब, एन अप्रोर आपका हो जाएगा करेक्ट इसका मतलब ह्यू एंड क्राई का। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भाई, दैट इज टू विन लॉरेल्स। यस, ये तो सबसे इजी था, ये मैक्सिमम बच्चों ने सही किया हुआ था। टू विन लॉरेल्स, टू विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है भाई साहब, टू अचीव सक्सेस, टू विन द हार्ट्स ऑफ लेडीज, टू विन प्रेज, या फिर टू विन लॉटरी। यस, बताओ क्या होता है आपके पास टू विन लॉरेल्स। यस, टू विन लॉरेल्स मतलब कि शाबाशी भाई साहब। ठीक है, टू विन प्रेज, ठीक है, टू अचीव ऑनर्स और डिस्टिंक्शन, ये आपका होता है टू विन लॉरेल्स। जैसे मैं बोलूं, आनंद इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज श्योर टू विन लॉरेल्स इन लाइफ। तो भाई साहब वो प्रेज उसको मिलेगी मिलेगी जब वो कामयाब होता रहेगा। टू विन प्रेज आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई साहब टू पे हीड। यस, टू पे हीड। टू पे हीड का जो इडियम फ्रेजेस है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आपके पास। तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, टू सबमिट, टू लिसन, टू केयर फॉर, या फिर टू अंडरस्टैंड। देखो, टू पे हीड यानी कि आपको क्या करना है भाई साहब, ध्यान से, ठीक है, अटेंशन देना है। टू पे अटेंशन टू समथिंग, स्पेशली वो कुछ एडवाइस हो या फिर वार्निंग हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू पे हीड। तो टू पे हीड सबमिट तो नहीं है भाई। टू लिसन, बिल्कुल सर, ध्यान से सुनना किसी भी चीज को, चाहे वो आपको कोई एडवाइस कर रहा हो या फिर आपको वार्निंग दे रहा हो, तो टू लिसन। केयर भी नहीं है, टू अंडरस्टैंड भी नहीं होगा। क्लियर है सर, क्लियर। चलो अब आ जाओ, 79 से 81 क्वेश्चन में आपको बोले गए हैं एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग, मतलब के साइनोनियम्स आपसे पूछे गए हैं। अब आपको अगले 3 क्वेश्चन जो है वो साइनोनियम्स के हैं।
परसिस्ट, यस, परसिस्ट का साइनोनियम आपने बताना है। परसिस्ट, परसिस्ट का साइनोनियम रेसिस्ट, लीव, क्विट या फिर इंसिस्ट। यस, क्या होगा आपके पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन 79। परसिस्ट, परसिस्ट मीनिंग होता क्या है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब परसिस्ट वर्ड होता क्या है। जब तक आपको परसिस्ट का मतलब नहीं पता होगा, आप लोग इसका साइनोनियम क्लोज कैसे पता कर पाओगे? देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, ठीक है? एक सेंटेंस में बोलता हूं, आप यहां से समझ जाएंगे। इफ यू वॉन्ट टू फिनिश अ मैराथन, यू हैव टू परसिस्ट एंड कीप रनिंग नो मैटर हाउ मेनी ब्लिस्टर्स यू हैव। अब बताओ परसिस्ट क्या हुआ? परसिस्ट बोल सकते हैं, परसिस्टेड बोल सकते हैं, परसिस्टिंग बोल सकते हैं, ये सभी चीजें आपके पास होती हैं परसिस्ट की। ठीक है भाई साहब? यस। अब देखो एक इजी वाला बताऊं, द चाइल्ड परसिस्टेड एंड केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये क्या हुआ भाई साहब? इंसिस्ट करना। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका किसका परसिस्ट क्या साइनोनियम? अब इसका साइनोनियम कंटिन्यू भी होता है, कैरी ऑन भी होता है, कीप एट इट भी होता है, गो ऑन भी होता है, प्रिजर्व भी होता है। ये सभी आपके साइनोनियम्स हो जाते हैं आपके पास किसके भाई? परसिस्ट के। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन आपके पास अगला पूछा गया है, इवेंचुअली। यस, इवेंचुअली का मतलब क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए, फिर आप लोग बता पाओगे भाई साहब इसका साइनोनियम। प्रीवियसली, ब्रीफली, फाइनली या सक्सेसफुली। यस, इवेंचुअली मतलब कि आफ्टर सम टाइम या इन द एंड या इन ड्यू कोर्स आप बोल सकते हो, या फिर बाई एंड बाई भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इट्स फाइनली। ओके, फाइनली है इसका क्या आपके पास साइनोनियम? फाइनली, समडे, अल्टीमेटली, या फिर सून, सम टाइम, ठीक है, इन टाइम, एट लेंथ, शॉर्टली, ये कुछ क्या है आपके पास इवेंचुअली के साइनोनियम। एंटोनियम की बात करूं इवेंचुअली की, जैसे कि नेवर, नेवर आपका क्या हो जाएगा? एंटोनियम है इसका। नेवर मोर, तो ये सब क्या है? इवेंचुअली के आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो साइनोनियम्स इज फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पूछा गया भाई साहब, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी आपके पास, इम्पेकेबल। यस, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का आपके पास क्या साइनोनियम है? रिमार्केबल, अनबिलीवेबल, फ्लॉलेस या फिर डिसप्लीजिंग। यस, इम्पेकेबल, बताएं सर। इम्पेकेबल, ये देखो इम्पेकेबल का आपका अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, या प्रीसाइज, ठीक है, एग्जीक्यूस्ट, ये सभी आपका इम्पेकेबल का मतलब होता है। इम्पेकेबल मतलब हो गया आपके पास भाई साहब फ्लॉलेस। ओके भाई साहब, क्या? फ्लॉलेस। इम्पेकेबल का परफेक्ट हो गया, फ्लॉलेस हो गया, आइडियल हो गया, एक्सीलेंट हो गया, सुपर्ब हो गया, फॉल्टलेस हो गया। उसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड प्राइम। ठीक है, प्राइम भी साइनोनियम है किसका? इम्पेकेबल का। इसी के अगर एंटोनियम्स की बात करें, इम्पेकेबल के एंटोनियम्स, ठीक है, ये अपोजिट हो जाते हैं। तो वो आपके पास जैसे कि बैड, बैड इज अ एंटोनियम्स ऑफ इम्पेकेबल, इम्परफेक्ट इज अ एंटोनियम ऑफ इम्पेकेबल। क्लियर है सर? समझ आई? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 82 से 84 आपको बोला गया है चूज द अपोजिट वर्ड, यानी कि अब यहां पे आपको एंटोनियम बताना है। यस, एंटोनियम बताओ सर। यस, पहला वर्ड है आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? जिन्होंने यहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उनको इक्विलिब्रियम का वर्ड बड़े ही प्यार से पता होगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है भाई साहब? क्या कर देना? बैलेंस कर देना। किसी चीज को बैलेंस करना आपका क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है भाई, तो इक्विलिब्रियम का अपोजिट क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम या फिर इम्बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम का हम इकोनॉमिक्स टर्म में देखें तो डिस इक्विलिब्रियम बोला जाता है, जहां पे आपकी बराबरी नहीं होती है उसको डिस इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम जहां पे आपका बैलेंस हो जाए वो आपका हो जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर? यहां पे आपका इम्बैलेंस हो जाएगा आपका एंटोनियम। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई साहब इक्विलिब्रियम की जगह इमोर्टल। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। यस, इंपॉर्टेंट वर्ड है इमोर्टल। इमोर्टल कौन होता है? क्या इटर्नल, परमानेंट, डेथली या टेम्परेरी? 83। यस, इमोर्टल। इमोर्टल का आपसे एंटोनियम पूछा गया भाई। देखो इमोर्टल का
पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। इमोर्टल वो हो गया जैसे कि कोई इटर्नल हो गया हो, एंडलेस परमानेंट जो हो, ठीक है भाई साहब। डेथलेस हो, उसकी डेथ हो ही नहीं सकती, वो लॉन्ग ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग है, वो आपका होता है इमोर्टल का मीनिंग। अब इससे आपको उल्टा पूछा तो टेम्परेरी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। 84th पे आ जाएं, फोकस। अब इसका तो भाई साहब मुझे लग नहीं रहा, मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे। बताओ, फोकस मतलब किसी चीज पे फोकस करना। डिसअपेयर, ये तो गायब हो गया। डिस्पर्स, जहां पे आप फोकस नहीं कर पाते, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि आपसे इंटेनियम पूछा हुआ है। क्लियर है सर? 84th ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो, यस, नेक्स्ट आ गया। आई विश यू डैश विद अस नाउ। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 85? आई विश यू वर, ओके सर, यू वर विद अस नाउ, तो वर ही होगा क्योंकि वो अभी विश कर रहे हैं कि भाई साहब काश तुम अभी हमारे साथ होते, तो वर आएगा। क्लियर है भाई? क्लियर? चलो, वेल वुड यू माइंड डैश द पाथ अक्रॉस देयर। यस, यूज, वुड यू माइंड use the path across there, using the path across there, mind to use the path across there, to using the path across there. Yes, well would you mind using the path across there, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, यूजिंग आपका आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच वन इज द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपके पास कौन सा प्रोनाउन है ये बताना है। Does dash mother know that you are out with me? Sandra asked Clara. सैंड्रा ने क्लेरा से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मा जी को मालूम है तुम हमारे साथ बाहर हैं? यस, क्या आएगा? माइन मदर नो, योर मदर नो, या हर मदर नो, या फिर हिज मदर नो। क्या आएगा यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? यहाँ पे आपसे करेक्ट प्रोनाउन पूछा गया है। यस, बोलें सर। तो भाई बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको आप लोग बोल सकते हो, वो ये वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपका सीधा सीधा है, डज योर मदर नो दैट यू आर आउट विद मी। करेक्ट हो जाएगा आपके पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब पहली चीज, प्रोनाउन चीज क्या है सर? प्रोनाउन आपका क्या है? यस, ये आपका यूज होता है नाउन की जगह पे। क्लियर? किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे, ऑन प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ नाउन, ताकि नाउन जो है वो रिपीट ना हो। प्रोनाउन जो है वो आपके पास वेरियस प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक जो है आपका है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है सर, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है लोगों को, पीपल्स को और थिंग्स को, जैसे यहां पे यूज हुआ। ठीक है, यहां क्या है? यूर, आई, मी, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं सर? रिलेटिव प्रोनाउन वो हैं जो आपके इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, माने कि किसी दूसरे क्लॉज को ऐड ऑन साथ में करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज, रिलेट करने वाले क्लॉज। हु, वोम, हुज, विच, दैट, ये सभी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलते हैं। थर्ड आपके पास आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होंगे सर? फिर देखो, पुलिस स्टेशन वाले क्या करते हैं? इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेटिव करके क्या किया जाता है? आपसे सवालात पूछे जाते हैं ना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी आप सवाल पूछते हैं, ये आपका यूज किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है भाई साहब, WH वाले जितने वर्ड हैं वो सभी यहाँ आपको यूज होंगे दैट के साथ, जैसे हु, वूम, हुज, विच, दैट, ये सभी आपके पास किस में यूज होंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। जैसे हु इज कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है इंपॉर्टेंट इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ये क्या है भाई साहब? ये रेफर करता है नॉन स्पेसिफिक थिंग या फिर पर्सन को। जहां पे भी आपका स्पेसिफाई नहीं है पर्सन या थिंग, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन का। फोर्थ वन आपके पास क्या है? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन माने कि समवन, एनीबॉडी, एवरीवन, नथिंग, ईच, फ्यू, ये सब आपके पास कौन से हो जाते हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउन की एग्जांपल्स। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ वाला आ जाता है वो आपके पास आता है भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? ये आपका रेफर बैक करता है जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको, जैसे कि माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सभी आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि रिफ्लेक्स करना, बार बार खुद को दिखाना।
ठीक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमो देना क्या होता है कि भाई साहब किसी स्पेसिफिक थिंग के ऊपर आप पॉइंट कर रहे हो। आपका जो सीवी होता है उसमें क्या है, आपकी जो लाइफ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटी हैं, जो आपके पास डिग्रियां हैं, वो वहाँ पे पॉइंट मेंशन किए गए होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपके पास वही है समहाउ, जहाँ पे आप स्पेसिफिक थिंग के ऊपर पॉइंट आउट करते हो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं। क्लियर सर। नेक्स्ट सेवंथ जो है वो आपके पास कौन सा आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, जो आपको ऑनरशिप शो करता है। क्या करता है, ऑनरशिप शो करता है, उसको हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉजिटिव से आप पॉजिटिवनेस भी कह सकते हैं, जैसे जो आपके लवी डवी होते हैं कपल्स जो आपको देखने को मिलते हैं, उनमें क्या है, पॉजिटिवनेस होती है। वो क्या अपनी ऑनरशिप दिखाते हैं। अभी जो लड़का लड़की फ्रेंड्स होते हैं, ठीक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो क्या बोलते हैं, तुम मेरी हो बाबू, मैं तुमसे शादी करूंगा बाबू, ये बाबू वो बाबू, तुम यहाँ नहीं जाओगी बाबू, यहाँ नहीं जाओगी बाबू, मार्केट जा रही हो तो मास्क पहन के जाओगी, ठीक है बाबू, आपको कोई देखना नहीं चाहिए। ये क्या, वो ऑनरशिप शो कर रहे हैं बंदे, क्या कर रहे हैं, ऑनरशिप। अगर रियलिटी में देखें उनकी तो नहीं है ना वो बंदी, या वो बंदा उनका तो नहीं है ना जिन पे ऑनरशिप शो हो रही है। तो दैट्स वाई जो आपका ऑनरशिप प्रोनाउन दिखाए उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ऑनरशिप। ये सबसे इजी है, सबको याद रहेगा। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सभी आपके पास ऑनरशिप प्रोनाउन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ प्रोनाउन की भी आपके अच्छे से रिवीजन हो चुकी है सर, ठीक है। पता चला क्या है, प्रोनाउन का क्वेश्चन कोई आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन 78। अब तो मैं को आंसर बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे सर 88th क्वेश्चन का। यस, Anna and Dash promise that we don't play basketball until after the exam. Yes, थर्ड पर्सन की यहाँ कंपेरिजन हो रहा है, तो आपको सोच समझ के आंसर देना है यहाँ भाई। Anna and he promised, Anna and you are promised, and Anna and she promised, Anna and I promised, क्या आएगा, तो यस इट्स Anna and I promised। क्लियर है सर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू डैश राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। क्या होगा यहां करेक्ट आंसर, यू मे राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर, यू कैन राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर, यू माइट राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर, यू शैल राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर। क्या होगा यहां सर आपके पास करेक्ट आंसर, बताएं मुझे। यस, देखो यहां आएगा आपके पास कैन, ठीक है। कैन क्या है, पहली चीज ये एक वर्ब है जो आपका यूज करता है क्या एक्सप्रेस करने में, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और परमिशन। तो यहां क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आप दोनों साइड लिख सकते हैं पेपर के, ठीक है। तो दैट्स वाई यहां पे कैन आएगा। अब जो मे है, मे की बात करते हैं, मे कहां यूज होता है, मे आपकी एक फॉर्मल परमिशन या पॉसिबिलिटी शो करता है, जो आपका कैजुअल कॉन्टेक्स्ट में लेस कॉमनली यूज्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके जो मार्जिन है वो कम हो जाते हैं। माइट जो है ये आपका वीकर पॉसिबिलिटी को, ठीक है, जो आपकी वीकर पॉसिबिलिटी है उसको सुजेस्ट करता है, जो कि यहाँ के आपका सही नहीं बैठ रहा है भाई, ठीक है, सूटेबल हो ही नहीं रहा। शेल क्या है, यहाँ पे शेल जो है ये आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या फिर ऑब्लिगेशन को सुजेस्ट करता है, जो यहाँ पे आपका फिट नहीं बैठ रहा है भाई साहब। क्लियर है, तो आपका जो फाइनल सेंटेंस बनेगा, यू कैन राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो। यू लुक वेरी पेल, आई थिंक यू डैश गो टू द डॉक्टर। यस, क्वेश्चन 90। यू कैन गो टू द डॉक्टर, यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू मे गो टू द डॉक्टर, यू माइट गो टू द डॉक्टर। अभी हमने सभी चीजें यहां पे डिस्कस करी, तो क्या आने वाला है, यहां बंदा क्या है, पेल नजर आ रहा है, आई थिंक यू, तो ये भाई साहब कौन सी वाली यहां इंटेंशन आपको दिख रही है, यहां स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन में मैंने आपको क्या बोला था, क्या यूज होगा भाई, शुड। ओके भाई साहब, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड्स, अब टेंसेस का आ गया, ठीक है। By 10 o'clock, he dashed the engine and he dashed to paint the garage when I paid a visit to him. Yes, टेंस का आपका क्वेश्चन है भाई साहब। टेंस हम लोगों ने कल ही रिवाइज किए थे सारे के सारे चार्ट के थ्रू। बताएं क्वेश्चन 91। ऑप्शन ए हैज बीन फाउंड डेड, हैड बीन फाउंड नहीं, या तो 92 के मैंने पढ़ दिया ऑप्शन। देखो, बाय 10 o'clock ही वॉज रिपेयरिंग द इंजन एंड ही हैड स्टार्टेड टू पेंट द गैरेज, क्या ये सही होगा। नेक्स्ट है, ही हैड रिपेयर्ड, बाय 10 o'clock ही हैड रिपेयर्ड द इंजन एंड
ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट पेंट द गैरेज व्हेन आई पेड अ विजिट टू हिम। ठीक है भाई साहब, जब मैंने विजिट किया उसके पास, पहले की बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब वो रिपेयर कर चुका था, अब वो पेंट जो है वो करना स्टार्ट करने वाला था जब मैं वहां पे पहुंचा या पहुंची। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। 92 पे आ जाएं। अ फ्यू ईयर्स अगो इट डैश दैट सर्टन सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी नेवर डैश। अब यहाँ पे हैड लगा रहे थे कुछ बच्चे, हैड बीन, भाई यहाँ कॉमा लगा है, इस चीज को फोकस कर लीजिएगा। यस, अ फ्यू ईयर्स अगो, कॉमा रुकना है भाई, इट वॉज फाउंड, ठीक है, ये फाउंड किया गया था कि सर्टन सेल्स जो ह्यूमन बॉडी के हैं वो मरते नहीं हैं, नेवर डाई। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? हैड बीन फाउंड नहीं आएगा। क्लियर? ओके, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वन रिक्वायर्स द प्रॉपर होमोफोनिक वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? यस, आई सॉ डैश बॉयज स्टैंडिंग एट द डोर। आई सॉ टू बॉयज, आई सॉ टू बॉयज, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो भाई साहब इससे इजी क्वेश्चन अब आपको क्या ही यहाँ पे बंदा डालेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई बॉट वन डैश ऑफ सॉक्स, वन पेयर ऑफ सॉक्स, वन पेयर ऑफ सॉक्स, वन पेयर ऑफ सॉक्स, या वन पेयर ऑफ सॉक्स। कौन सा पेयर है? जोड़ा लिया था जुराबों का इन्होंने, तो भाई इट्स पेयर, PAIR। ठीक है, चलें आर्टिकल पे आ जाते हैं सर। ही हैंडेड मी डैश 1 रुपी कॉइन। ही हैंडेड मी a 1 रुपी कॉइन, एन 1 रुपी कॉइन, द 1 रुपी कॉइन, या बोथ इन एन एंड द होगा। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आपका आर्टिकल? तो यस, a 1 रुपी कॉइन। क्लियर है? करेक्ट हो जाएगा। न्यू फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट इज डैश यूरोपियन, इज आ यूरोपियन, इज एन यूरोपियन, इज द यूरोपियन, इज नो आर्टिकल। क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, इट्स ए, इज अ यूरोपियन। ठीक है, यहां स्टूडेंट की बात हो रही है, तो वो एक यूरोपियन स्टूडेंट है। ठीक, वी वेंट टू विजिट डैश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस, यहाँ पे क्या आएगा? अ अंडमान निकोबार आइलैंड, एन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द हाईलाइटेड डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे हाईलाइटेड डिपेंडेंट क्लॉज के फंक्शंस आपको पूछे गए हैं भाई। द बैंकर्स नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। व्हाट दे शुड डू जो है, ये डिपेंडेंट क्लॉज आपको पहचानना है कौन सा है। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, या इनमें से कोई भी नहीं है। यस, तो भाई ये आपका नाउन क्लॉज है। क्लियर? नाउन क्लॉज आपका ये फंक्शन दर्शा रहा है, हाईलाइटेड जो है आपका व्हाट दे शुड डू। क्लियर? चलो नेक्स्ट पंक्चुएशन का क्वेश्चन आपके पास दिया गया सर। सेलेक्ट द ऑप्शन विच पंक्चुएट्स द बिलो सेंटेंस करेक्टली। यहां पे करेक्टली कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्टली पंक्चुएट हो रखा है सर? आई एम लुकिंग फॉर द की, शी सैड, ऑप्शन ए। आई एम, ये तो पहले ही खत्म हो गया भाई, बी आपका नहीं होगा। क्लियर है? आई एम लुकिंग फॉर द की, शी सैड। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर द की, शी सैड। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? अब देखो ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर? कोटेशन मार्क अगर लगता तो दोनों साइड लगता, यहाँ पे कोटेशन मार्क भी नहीं है, सिंपल सा एक कॉमा लग गया दोनों के, आई के दोनों साइड, तो यहाँ नहीं लगता। अब ये जो सी वाला है करेक्ट, क्योंकि कोटेशन मार्क आपका दोनों साइड पे है, यहाँ पे आई एम में बिल्कुल कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, शी सैड से पहले आपका कॉमा लगा हुआ है, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही पंक्चुएशन यूज हो रखा है सर। चलिए, select the option that best describes the use of clauses in that sentence. The doctor told Clary, okay, Charlie, the doctor told Charlie to lose weight and exercise vigorously for 45 minutes a day. यस, बताओ भाई, इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिला आपको, या इस सेंटेंस में आपको कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं देखने को मिला, या इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिला, या कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है? यहाँ पहली चीज़ तो ये देखो, सेंटेंस में क्लॉजेज हैं कितने? एक ही तो क्लॉज है भाई। ठीक है, तो टू कहाँ से हो गई?
नो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ से हो गई, होना तो चाहिए, एक है तो एक ही है ना भाई साहब, ऑप्शन सी, क्योंकि प्रॉपर एक ही सेंटेंस है और बिल्कुल मीनिंगफुल सेंस बना रहा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका क्या बनाता है, मीनिंगफुल सेंस बनाता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आपके पास क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल सेंस नहीं बनाते, इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद लेनी पड़ती है। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 100 का करेक्ट आंसर। अब चलेंगे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट 1 नहीं देखा और मॉक टेस्ट 2 नहीं देखा, इनकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन जाके देख लीजिएगा। जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके 22-23 आपके मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो जाके चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इन मॉक टेस्ट से। ठीक है भाई साहब, एज इट इज़ पेपर ऐसा ही आएगा, आप लोग पेपर दे के जब आओगे तो खुद ही कमेंट करके मुझे बताया करोगे। क्लियर है सर? चलो अब चलते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बोला थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है ये, तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट पे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है सर, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है भाई, लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, increased by 8% and 5% respectively by how much percentage will the area of rectangle increase। यहां बोला गया है जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो 8 और 5% से बढ़ाई गई है। ठीक है, कितने परसेंट से, देखो ओल्ड वाली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100, न्यू वाली कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी आपकी 108, ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 105। क्लियर है, यही बोला है, एज्यूम इतना ही करना था। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गया। क्लियर सर? अब लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको दोनों यहां पे पता चल गया क्या है क्या नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास एरिया आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप रेक्टेंगल का एरिया पता करोगे सर। एरिया आपका क्या है, L इंटू बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10,000। L इंटू बी यहां पर भी आप करेंगे 11,340, कैलकुलेट कर लीजिएगा सर। अब परसेंटेज चेंज कितना हुआ है ये आप कैसे निकालेंगे, न्यू वाली, ठीक है, न्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ आपका जो इनका टोटल एरिया न्यू कितना आया था भाई, दैट इज 11,340 माइनस ओल्ड वन दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, क्योंकि ये ओल्ड वाला इतना ही था आपके पास, इनटू 1000। तो ये जो आपके पास है परसेंटेज चेंज निकल जाएगी सिंपली। अगर हम लोग देखेंगे 13.4% आपके पास यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, परसेंटेज का क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला। ठीक है सर, चलो इसको कर देता हूं मैं रब। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। पेन वॉज सोल्ड, ठीक है, एक पेन बेचा गया, आपको बोला गया है यहाँ पे भाई, मान लिया, ठीक है, बेच दिया, कितने रुपीज का, 166.44 का, जिसमें प्रॉफिट हुआ 14%। इसी पेन को इन्होंने बोला 154.76 में बेचो, और अब बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का होने वाला है आपको। देखो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं जो आपकी सीपी है पेन की वो कितनी है, 100। ठीक है भाई साहब, अब जो हमने पेन बेचा कितने का था, 166.44 का। ठीक है, इस सीपी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अगर देखा तो कितना था, 14% का हमें प्रॉफिट मिला, तो 114 यही बोला है। अब इन्होंने 154.76 का बेचने को बोला है, तो 114 क्लियर अपॉन सीपी, अब अपना 114 आ गया क्योंकि प्रॉफिट के साथ निकाला था हमने, डिवाइडेड बाई 166.44 था, यहाँ पॉइंट हटा दिया हमने, 154.476, ठीक है, पॉइंट हटा दिया हमने, ये न्यू वाला आ गया, ये पुरानी वाली रेट थी। तो अब इसको हम लोग जब देखेंगे कितना आएगा, 106 आएगा। तो ये 114 था, इसमें 14% क्या था भाई, इसका प्रॉफिट था, तो ये 106 है, तो इसमें आपका 6% जो है वो प्रॉफिट है, तो इट्स ऑप्शन बी। क्लियर, इजी था, कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं था भाई, डायरेक्ट था, बस वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब आ जाओ अगले सवाल पर सर। अगला सवाल क्या पूछा गया है, एवरेज वेट दे रखा है आपके पास कितने आदमियों का भाई साहब, 12 बंदों का। ठीक है, इंक्रीज किया गया 3.5 kg से। ठीक है, 3.5 kg हम लोगों ने वेट किसी बंदे का क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब जब ये इंक्रीज हुआ किसी नए बंदे के आने से, जब एक नया बंदा आया
उनके प्लेस पे, तो वेट जो है वो 58 केजी हो गया। तो वेट जो नए बंदे का वो कितना होगा ये आपसे बताना है। उनमें से एक बंदे का 58 केजी वेट है भाई, 12 बंदे हैं, एक नया बंदा आया, तो उनमें से कोई बंदा है जिसका एक 58 केजी वेट भी है, इंक्रीज कितना किया 3.5 केजी से किया गया है। तो अब इन्होंने पूछा गया भाई साहब कि आपको यहाँ पे वेट न्यू पर्सन का कितना है। देखो एक्स हमें दे रखा है, क्या है भाई एक्स हमारे पास, कि जो नया बंदा आया है, माइनस कर दो 58 केजीज, 58 केजीज हमें दे रखा था, ठीक है सर। अब एवरेज चेंज कितना होगा इस एवरेज में, x माइनस 58 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 बंदे ही थे, तो ये कितना आ गया भाई 3.5, ठीक है। तो दैट्स वाई 100 केजी हमारे पास आएगा x हमारा। क्लियर। तो जो नया बंदा है उसका वेट कितना है 100 केजीज। क्लियर, ओके। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रोहन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज ही डिड इन साइंस। ठीक है भाई साहब, इन्होंने बोला है रोहन जो है उसने स्कोर किए ट्वाइस नंबर किससे, इंग्लिश से, जितने उसने साइंस में किए। साइंस से डबल इसके इंग्लिश में है। उसके जो टोटल मार्क्स हैं इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में है 126। रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश मैथमेटिक्स 3:2, 2:3 आपका रेशियो दे रखा है किसका, एक तो इंग्लिश का, एक मैथमेटिक्स का। तो अब यहां बोला गया है इसके मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं भाई, इंग्लिश में इसके साइंस से ज्यादा हैं, ये तो हमें इन्होंने दे दिया। अब आपको पूछा है इंग्लिश का क्या सवाल है इसके भाई। यस, देखो इंग्लिश के इसके सवाल जो हैं वो ट्वाइस हैं साइंस से, ये तो हमें इन्होंने बताया था भाई। क्लियर है। इंग्लिश, साइंस प्लस मैथ्स तीनों के मिला के कितने हैं भाई 126 हैं इनके सर। ठीक है। अब हमें रेशियो भी दे रखा है इंग्लिश का और मैथ्स का, कितना रेशियो है सर, दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर, इतना ही दिया हुआ है। अब इसी रेशियो को फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, मैथ्स 3:2 इंग्लिश। क्लियर है। फर्दर इसी को हम लोग एलिमिनेट में थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं भाई, इंग्लिश प्लस 2 इंग्लिश इज इक्वल्स टू 126। सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे भी। अब 6e, ओके भाई साहब, इज इक्वल टू 252, e इज इक्वल टू 252/6। तो ये आपके पास कितने निकल के आएंगे सर, इट्स 42 आपका आएगा करेक्ट आंसर। इसके इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो आपके हैं 42। क्लियर है सर, क्योंकि साइंस से इसके ज़्यादा नंबर थे इंग्लिश में। क्लियर, 42 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई कोई एक ट्रक है जो आपका कितना चलता है 492 किलोमीटर, कितने लीटर में, 36 लीटर में, डीजल में ये चलता है आपका 492 किलोमीटर मान लिया सर। अब इन्होंने बोला 33 लीटर में आपका कितना चलेगा, तो 492 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 33। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये सर। 41 इंटू 11, तो दैट्स 451। ओके, 451 किलोमीटर ये आपका चलेगा कितने में, 33 लीटर डीजल के अंदर। ठीक है सर। चलो अगला सवाल देखें सर। अगले सवाल में इन्होंने क्या पूछा है आपसे कि भाई साहब अगर a प्लस बी कितना है 5, सिंपल है, ए बी आपके पास 6 है, तो आपको 3a² प्लस b² निकालना है। ठीक है सर। अब ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं, ए बी कितना 5, a प्लस बी 5 है, ए बी कितना है 6 है, निकालना क्या है हमें भाई साहब 3a² प्लस b²। इसी को हम लोग 3a² प्लस b² जो है इसको हम लोग सकते हैं 3, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ऑन, स्मॉल ब्रैकेट ऑन, a प्लस b² माइनस 2ab। ये तो सबको याद है भाई साहब। क्लियर है। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 325 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 39। क्लियर, इतना सा सिंप्लीफाई इसको करना था भाई, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये तो मुझे लग रहा है भाई साहब ये आपके लिए वो एक लो हैंगिंग फ्रूट जो होता है ना, ये वो वाला क्वेश्चन था आपका 10 वाला। तो बताओ मुझे क्या है इसका करेक्ट आंसर। बोले सर
√2 -√3 या फिर 3, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये क्वेश्चन मैंने बड़े ही प्यार से आपको करवाया है, समझाया हुआ है। बताओ सर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 10। यस बोलो सर, जल्दी जल्दी क्विकली। तो यस इट्स √3। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 57th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 58th क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया क्या गया है, चलिए थोड़ा सा रीड देते हैं। एक गिवन वैल्यू है, उसका एक्सप्रेशन आपको बताना है कि क्या निकलने वाला है। 3 -6 -2 -9 -3 डिवाइडेड बाई 7 ब्रैकेट ऑन प्लस 1 प्लस -2 -3 -1 ब्रैकेट ऑफ, क्या होगा? इसको अगर सेम सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 3 -6, ठीक है, -14, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाई 7, 3, ओके, 3 -84 डिवाइडेड बाई 21, 3 -4 इज इक्वल टू -1। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप भी, तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपके दिए गए सवाल का सर। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 480, कितना है? 480 स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या दिया गया भाई? एक एरिया है ट्राइंगल का, और तो रेशियो है उसके साइड्स का 10, 24, 26। तो पेरीमीटर ट्राइंगल का आपसे पूछा गया है, तो आई डोंट थिंक सो इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो पेरीमीटर आपके पास क्या है भाई साहब यहाँ पे? यस, इट्स 120। इजी क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, तो 120 हो जाएगा आपका जवाब इस क्वेश्चन का। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ 3 years at 14% per annum is 4200 less than the simple interest on the same sum for 5 years at the same rate. Find the sum. तो sum आपसे यहाँ पूछा गया है कि कितना होने वाला है। यस, देखो टर्म 1 हमें क्या दे रखा है भाई साहब? ये 3 साल का है। टर्म 2 जो है वो कितना दे रखा है? 5 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई यहाँ पे? 14% पर एनम का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, P इंटू रेट इंटू टाइम, तो दैट्स 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4200। वैल्यू दे रखी है आपके पास, तो भाई जो आपके पास P आएगा वो आएगा 15,000। तो ये आपका सम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चंस थे आपके, ये भी आपसे नहीं निकल रहे हैं, तो भाई बड़ा दिक्कत वाला मसला है आपका। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन 61 पे। क्वेश्चन 61 में बोला गया है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221, कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाए 221 से, वो अपना रिमाइंडर छोड़ता है 30 को। सेम नंबर को डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा? 4, 13, 2 या 1? यस, 4, 13, 2, 1 क्या होगा आपका रिमाइंडर इसका? ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और इसका कमेंट में मुझे आंसर दें। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रिज्म एंड पैरामिड हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ प्रिज्म एंड पैरामिड। यस, यहाँ आपको सेम बेस सेम हाइट सब कुछ दे रखा है। बस यहाँ पूछा है आपसे कि भाई साहब हमें आप बस इतना बता दो कि जो प्रिज्म और पैरामिड की रेशियो है वॉल्यूम्स की, वो कितनी होने वाली है। यस, बताएं सर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 62 क्या है आपका करेक्ट आंसर? 2:3, 3:1, 1:3 या फिर 3:2? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन? क्वेश्चन 62 है आपका, बोलो सर। तो यस, इट्स ऑप्शन है बी, 3:1। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो, 3:2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, यहां आपसे पूछा क्या है गया है भाई साहब, अगर 20% a प्लस बी का 30% है और a माइनस, देखो 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ a माइनस बी। ठीक है भाई साहब, अगर 20% जो a प्लस बी का है वो आपका 30% है a माइनस बी का, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a? कौन सी परसेंटेज जो b की है वो a के बराबर होगी? यस, देखो क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, पहली चीज
जो आपका 20% है, 20% हो गया, ये आपका क्या है भाई, ए प्लस बी का, ये आपका इक्वल है 30% किसके, ए माइनस बी के। अब यहां आपसे पूछा गया कि भाई साहब बी का क्या परसेंटेज ए के बराबर होगा, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। क्लियर है। 5b इज इक्वल्स टू a, b अपॉन a इज इक्वल टू 1/5। तो भाई साहब यहां से हमें पता चला ना कि a इज इक्वल्स टू 500% ऑफ b। सिंपल। तो 500% है बी का, ए जो है वो 500% है बी का। क्लियर है सर, समझ आई, इजी क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 में आपसे क्या पूछा गया भाई, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में यहां पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, 63, 53, 58 या 49। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क हट कैसे रहा है, यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, पहला आपके पास सिंपली 3 है। क्लियर। अगला आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो गया, 7 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 7 है, सिर्फ 7 इंटू 2 माइनस 1 क्या हो गया, 13। नेक्स्ट 13 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 27। 27 इंटू 2 माइनस 1 ही तो होगा, 54 माइनस 1 कितना हो गया, 53। तो यही आपसे सीरीज पूछी गई है, तो 53 हो जाएगा करेक्ट। अब आगे चेक कर लेते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू सही हो रही है या नहीं। अगली सीरीज क्या होगी, 53 इंटू 2 प्लस 1, 53 इंटू 2 इज 106 प्लस 1 इज 107। तो बिल्कुल सही जा रही है, अगली सीरीज यही है, तो आपका आंसर बी ही होगा सर। क्लियर, करेक्ट, समझ आ रही है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब चलते हैं, इजी क्वेश्चन यहां पे भी है और इजी ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी लगेंगे ये। क्लियर, चलो POURMLROIHNKDCIF। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या होगा आपकी सीरीज। देखो ये आपकी वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन हैं जो आपको करने होते हैं ये लेटर सीरीज के। तो इसका आंसर आपका XWCZ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आप लोग खुद निकालोगे, कुछ होमवर्क भी तो करो, सारा कुछ मैं ही कराऊं आपको यहाँ पे भाई। ठीक है, इन सर्टन कोड लैंग्वेज कारपेंटर इज रिटन एज ACEN जो भी लिखा हुआ है, देन हाउ विल बी ब्लैक स्मिथ विल बी रिटन इन सेम कोड। इसी सेम कोड में आप लोग ब्लैक स्मिथ को कैसे लिखोगे। देखो कारपेंटर जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस कारपेंटर को हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोगों ने लगा दिया। सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा है, ए, तो ए लग गया। उसके बाद क्या, सी, तो सी लग गया। उसके बाद डी है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ई आ गया तो ई लग गया, एन आ गया, एन लग गया। जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज में है वो आपने यहाँ पे पुट ऑन कर देने हैं। ब्लैक स्मिथ में भी सबसे पहला क्या है, ए, उसके बाद बी भी है आपके पास, सी भी है आपके पास, देन आपके पास है एच। ठीक है, ए बी सी एच, ए गलत गलत, ए बी सी एच, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ आपको दिमाग लगाने वाला जैसा भी कुछ नहीं था। 67th क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑल बैट्स आर स्टिक्स, नो स्टिक इज बॉल। ये भाई सब फिगर बना के बड़ा ही इजी सी आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये वाला। क्लियर। Pointing to a portrait of a lady, Kanika said, her daughter-in-law is the wife of my son's grandfather, only son. How is lady in the portrait related to Kanika? Yes. बताएं सर, कनिका जी के बारे में यहाँ पूछा गया है, आपने पोर्ट्रेट में जो बोला है, जिक्र किया गया है, क्या ये सही बोली है डिटेल, क्या लगेंगी कनिका जी इनकी 68th क्वेश्चन के अंदर। तो वो जो है मदर इन लॉ। ठीक है भाई साहब, कनिका के रिलेटेड जो पोर्ट्रेट में लेडी है वो इनकी सासू अम्मा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई ऋतिक, ओके, वेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ये मान लेते हैं ऋतिक जी का ऑफिस है। ऋतिक जी क्या किया भाई साहब, ईस्ट वर्ड गए, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है सर, ट्रेवलिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, राइट मुड़ के। फ्रॉम हियर ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एंड अगेन टुक द राइट। अब ये यहां से राइट मुड़े, कितना चले, 3 किलोमीटर। ओके, देन आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, उसके बाद इसने क्या ले लिया, राइट ले लिया। राइट लेने के बाद ये कितना चला, 4 किलोमीटर चला सर। ठीक है, अब इनने बोला है
फाइनली ही टर्न लेफ्ट, अब ये लेफ्ट मुड़ गया भाई साहब, यहाँ कितना चला कितना नहीं चला हमें नहीं पता, स्ट्रेट चल दिया ये। इन विच डायरेक्शन वॉज ऋतिक मूविंग एट द एंड, एंड में ऋतिक किस तरफ मुड़ा है ये पूछा गया है। तो ये है ऋतिक का ऑफिस भाई साहब, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्यों यहाँ से ये ईस्टर्न वर्ड मुड़ा था, तो ये ऋतिक किस डायरेक्शन में मुड़ा है, साउथ में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज साउथ। ठीक है भाई साहब, क्लियर, इजी क्वेश्चन था। आ जाए अगले सवाल पर। टीना इज टू द 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना। टीना जो है वीना के 75 मीटर साउथ ईस्ट पे है, और रीना जो है 75 मीटर साउथ वेस्ट पे है वीना के। टीना इज डैश टू द ऑफर रीना, टीना किस साइड है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ साइड पे है। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही डायरेक्शंस हैं हमारे पास चार भाई। यहाँ इन्होंने बोला है ये वीना जी खड़ी हैं, ठीक है, वीना जी को यहाँ खड़ा कर देते हैं। अब इन्होंने बोला भाई साहब साउथ वेस्ट में, ठीक है, पहले क्या बोला, साउथ वेस्ट की बात कर लेते हैं। साउथ वेस्ट में इसके कौन खड़ी है 75 मीटर दूरी पे, यस, साउथ वेस्ट में इसके कौन खड़ी है, रीना जी खड़ी हैं भाई। तो रीना जी को यहां मेहनत से खड़ा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला गया भाई साहब साउथ ईस्ट की तरफ भी खड़ी हैं, साउथ ईस्ट पे कौन खड़ी है, इनकी फ्रेंड टीना जी खड़ी हैं भाई साहब, ये टीना जी खड़ी हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या भाई साहब, अगला सवाल इनका यह है कि टीना इज टू द डैश ऑफ द रीना, रीना के किस तरफ आपकी जो टीना है वो खड़ी हुई है। तो यहां ओपनली आपको दिख रहा है भाई, रीना के किस साइड खड़ी हुई है, आपको यहां पे टीना दिख रही है। तो यस बताएं सर, इट्स ईस्ट, तो ये ईस्ट में ही आपको दिख रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई। इफ एक्स मीन्स एडिशन, ये वाला आप लोग बड़े ही प्यार से कर लोगे, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें ये वैल्यूज पुट ऑन करके ये जो है जैसे एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे एडिशन है, डिवाइड मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सॉल्व करो तो बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर अब आपके पास 22 आएगा सर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 72 की तरफ। क्वेश्चन 72 में बोला गया है रोहित जो है वो रैंक कर रहा है 18th टॉप से क्लास के अंदर, और जब बॉटम से काउंट करेंगे तो वो रैंक कर रहा है 36th, ठीक है। बॉटम लास्ट से 36th पे है, टॉप से 18th से है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं ये आपको यहाँ पे पूछा गया है भाई, ठीक है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है भाई, बोलो सर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, 52, 55, 54 या 53, कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखो रोहित को टॉप से देखते हैं तो कितने नंबर पे है ये, 18th नंबर पे रोहित खड़ा है सर। तो रोहित से पहले कितने बच्चे होंगे, 17 बच्चे होंगे, सिंपल है सर। अब रोहित को बॉटम से देखेंगे तो कौन से रैंक पे है ये, ऊपर से 18th है और बॉटम से 36th है, मतलब रोहित के नीचे कितने हैं 35 स्टूडेंट्स हैं, ऊपर 17 नीचे 35, बीच में तो आप खुद भी तो खड़ा है ये बेचारा, ठीक है। 17 + 1 रोहित खुद प्लस 35, ठीक है। 18 और 35 आपके हो जाएंगे 53, तो आपके 53 स्टूडेंट्स हैं सर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 74th विच टू सिंबल्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पे कौन से सिंबल्स चेंज करोगे जो आपकी इक्वेशन है वो यहाँ सही हो जाएगी। क्वेश्चन 73 बताएं सर। तो यस क्वेश्चन 73 में आप लोग डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करेंगे तो आपकी जो ये एक्सप्रेशन गिवन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो 74th पे आ जाएं। यहां बोला गया है आपसे सी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। पहला क्या बोला गया है भाई, सी जो है सिंपल, सी जो है ये क्या है, मदर इन लॉ है किसकी, बी की, ओके। मान लिया सर मदर इन लॉ आ गई बी की सी। उसके बाद आगे क्या बोला, ए इज द एल्डर सन ऑफ सी, ए जो है ये क्या है भाई, बेटा है किसका, सन है सी का। मान लिया सर हमने एल्डर सन है, मतलब और भी भाई भाई होंगे इसके। इसी के साथ बोला गया है एंड फादर ऑफ डी, ए ही आप डी का बेटा भी है, ठीक है। ये फादर है, ए फादर है डी का, डी क्या है, ए का बेटा है। अब इन्होंने आगे पूछा क्या, बी इज नॉट द वाइफ ऑफ ए की वाइफ नहीं है भाई साहब बी जो है इसकी सिस्टर इन लॉ होंगी, मतलब ओके इसकी भाभी होगी, छोटी भाभी या बड़ी भाभी, कोई भी भाभी हो हमें लेना देना नहीं है कोई इसकी, क्योंकि ये इसकी क्या है, बहू है, तो ये दूसरे बेटे की, ये सबसे बड़ा बेटा है। क्लियर है। अब इन्होंने आगे पूछा देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी जो है वो डी से कैसे रिलेट करेगी, तो भाई साहब सीधा सीधा आंटी तो हुई ना इसकी, क्लियर। तो
इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आपको ये दे रखा था, बचकाना क्वेश्चन था ये। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड क्लस्टर। ठीक है भाई, सिंपल। यहाँ पे जो रबर और ये वाला है, नेक्स्ट केटल को आप लोग कैसे लिखेंगे ये आपको बता रखा है। सिंपली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे RUBBER, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, ये कर दिया है, बी को यहाँ कर दिया, आर को यहाँ कर दिया, ये कर दिया है, आर को यहाँ कर दिया एंड बी को यहाँ कर दिया, ई का ई रख दिया, यहाँ यू का यू रख दिया। क्लियर है, समझ आई। क्रॉस क्रॉस में इन्होंने कर दिया है, ये गेम उल्टा कर दिया इन्होंने। यहाँ देख रहे हो आप, RUBBER रबर था, BURREB था, यही हो गया। तो यहाँ पे आपने कैटल के साथ भी यही करना है, TTLE। ठीक है भाई साहब, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, टी आ गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे और सी आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये ई आ गया यहाँ पे, एल आ गया यहाँ पे, टी आ गया यहाँ पे, TACELT। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ आपको थोड़ा सा घुमाया हुआ था सर। ठीक है, तो ये थे हमारे मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जो बच्चे लेट आए हैं, हम लोगों ने मैथ्स रीजनिंग लास्ट में किया है, इंग्लिश का पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा, वो भी जाके एक बार अच्छे से देख लो, बड़ा ही डिटेल से हमने। और प्रोनाउंस की रिविजन की है। ठीक है, जो आपके प्रोनाउंस हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या कहाँ यूज़ होता है, तो वो सभी चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज की हैं। ये मस्ट हैव लेक्चर है आपके लिए। जितने भी JKP कांस्टेबल के बच्चे हो, ये दोबारा से देख लेना, इसी वीडियो में से आपको देख लेना। 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको फंसेंगे, किसी भी सीरीज में आप लोग उठा के देख लेना। तो ये 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से एक बार देख के जाना। आपके लिए ही है ये भाई साहब, आपका ही भला होगा, मेरा यहाँ पे कुछ भला नहीं है। ठीक है सर, तो इसकी PPT भी आपको हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी अभी लेक्चर के बाद। ठीक है, PPT डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से भी आप एक बार खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा सारे के सारों को। ठीक, क्लियर है सर। अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। और लास्ट आपके डेज चल रहे हैं भाई लोग, तो अभी कुछ नया मत उठाना। मैं फिर से आपसे यही बात बोलूंगा, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नया स्टफ मत उठाना, कुछ ही दिन रहे हैं। जितना आपने पुराना किया उस पे MCQs लगाओ, जितना हो सके MCQs लगाओ। और लास्ट एक दिन ब्रेक देना अपने दिमाग को, क्योंकि आपका दिमाग भी आपकी बॉडी की तरह है, जब तक उसको ब्रेक नहीं दोगे तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। लास्ट डे आपने ब्रेक देनी है, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है, कुछ भी MCQs नहीं लगाने हैं। आराम से एक दिन आप लोग अपने आप को रिलैक्स करो, ताकि अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो जितने भी JKP कांस्टेबल के स्टूडेंट्स ये वीडियो सेशन देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। भगवान आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी कामयाब कर दे भाई साहब। मेरी ये आप सभी के लिए दुआएं हैं। और कामयाब हो जाओ तो भाई को भी एक बार अपना याद ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बता देना, ताकि मैं आगे ऐसे फ्रूटफुल सेशंस को इम्प्रूव करके आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है सर, PPT ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। अब आपसे लेता हूँ मैं अलविदा। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।